Hey all, thank you for clicking. This is Atya Zana from Best Explanation Point. Today I'm going to explain a chapter entitled A Horse and Two Goats by R.K. Narayan. और इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कई सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर। अगर आपको भी कोई चैप्टर एक्सप्लेनेशन इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी टॉपिक अनक्लियर है, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक द वीडियो ऑन योर सजेस्टेड टॉपिक. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसा कि आप सभी को पता है कि अ हॉर्स एंड टू गोट्स काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो मैं टाइटल एनालिसिस अभी नहीं करूँगी. जब पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी लाइन बाय लाइन, तो मैं इसका टाइटल एनालिसिस करूँगी. बिकॉज टाइटल एनालिसिस तभी हो सकता है जब मैं आपको पूरी स्टोरी का डिस्क्रिप्शन या समरी बताऊँ. समरी बताने में अगर मेरा टाइम चला जाएगा तो फिर एक्सप्लेन मैं कब करूँगी, राइट? तो आप ये मत सोचना कि मैम भूल गई हैं टाइटल एनालिसिस करना. मेरी आदत है कि मैं शुरू में ही टाइटल एनालिसिस करती हूँ थोड़ी सी समरी बता के, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंदी है तो अगर मैं समरी को कवर करूँगी टाइम किल होगा, राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्लेनेशन समझने की. एक्सप्लेनेशन हो जाएगा तब मैं टाइटल एनालिसिस, थीम्स और इसके मैसेज को आप तक कन्वे करूँगी. Of the 700,000 villages dotting the map of India, Kritam was probably the tiniest, indicated on the district survey map by a microscopic dot. तो बिगनिंग लाइन्स में आपको इस स्टोरी की सेटिंग कहाँ रखी गई है वो बताई जा रही है. सेटिंग रखी गई है तमिल के कृतम विलेज की. तो आर.के. नारायण इस तरीके से रिड्यूस करा रहे हैं उस कृतम विलेज की कि 700,000 विलेजेस जो कि इंडिया के मैप में नज़र आते हैं, और ये सारे विलेजेस डॉट्स के तरीके से नज़र आते हैं. यानी इंडिया के मैप में सबसे पहले कंट्रीज, उसके बाद सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट्स. तो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह को तो आप अच्छे से देख सकते हो, राइट? लेकिन जो विलेजेस वगैरह होते हैं उनकी जो लोकेशन मैप पर होती है वो बहुत ही छोटी होती है. अब उन सारे विलेजेस में से क्योंकि कृतम सबसे छोटा है तो उसकी लोकेशन और छोटी होगी. इसी वजह से उसकी लोकेशन को बोला गया है माइक्रोस्कोपिक डॉट. दैट मीन्स अ डॉट दैट कैन नॉट बी सीन इजीली. वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप टू सी दैट. अब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ नहीं रही हूँ, आप पढ़ते जाइएगा, ठीक है? आगे वो कह रहे हैं कि भले ही ये माइक्रोस्कोपिक डॉट हो, लेकिन इसके साइज ने कभी भी इसके शान में कमी नहीं रखी. इस कृतम विलेज का नाम ही इम्प्रेसिव है. ग्रैंडियस कहते हैं इम्प्रेसिव को, ग्रेट को, राइट? क्योंकि तमिल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है, कृतम का मीनिंग है क्राउन, मुकुट. और वाकई जिस सब कॉन्टिनेंट में ये सिचुएटेड है उसके पीक पर है, इस वजह से इसका नाम रखा गया कृतम. और क्योंकि ये छोटा सा गांव था तो इसमें 30 से भी कम घर थे टोटल. और उन सारे हाउसेस में से केवल एक घर ऐसा था जो ईंट पत्थर का बना था, यानी जो पक्का घर था, ब्रिक एंड सीमेंट से बना था. और इस ब्रिक एंड सीमेंट से बने घर को आगे डिस्क्राइब किया जा रहा है कि एक ब्रिलियंट येलो और ब्लू कलर से पेंटेड था. और इस घर के ऊपर बहुत ही गॉर्जियस यानी कि बहुत अट्रैक्टिव कार्विंग्स थी. कार्विंग्स कहा जा रहा है, स्टैचू बने हुए थे वहाँ पे उस घर के ऊपर, गॉड्स के और कुछ गोगोइल्स के. गोगोइल्स पहले ज़माने में घर वगैरह से बनाए जाते थे जिसमें बहुत ही ग्रोटेस्क, मतलब बहुत ही डरावने कार्व्ड ह्यूमंस या कार्व्ड एनिमल्स के चेहरे बनाए जाते थे. आप स्क्रीन पर देख सकते हो इस तरीके से. और उनके मुंह से एग्जिट निकाला जाता था, वेस्ट, जैसे पानी कभी बरसेगा तो उसका एग्जिट कहाँ से होना चाहिए, तो उस पर्पज से बनाए जाते थे वो, राइट? तो इस घर पे ऐसे ही कुछ था. और बैलस्ट्रेट का मतलब होता है जंगले जो बने होते हैं, राइट? आप स्क्रीन पर देख सकते हो बैलस्ट्रेट. तो उस घर के बैलस्ट्रेट पर कार्विंग्स बनी थी गॉड्स की और गोगोइल्स की, और इसको बिग हाउस के नाम से जाना जाता था. और इस एक बिग हाउस, पक्के घर को छोड़कर जो बाकी दूसरे हाउसेस थे ना, वो 4 गलियों में बटे हुए थे. और ये किसके बने थे? बैम्बू थैच के. आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो बांस होती है ना उसे कहते हैं बैम्बू थैच. स्ट्रॉ जो भूसा वगैरह होता है, देख सकते हो स्क्रीन पर. मड मतलब मिट्टी, तो मिट्टी के बने होते थे, थैच के बने होते थे, स्ट्रॉ के बने होते थे, और अदर अनस्पेसिफाइड मटेरियल जो बहुत ही वेस्ट मटेरियल होते थे, जिनको देखकर इंसान पता भी नहीं कर सकता है कि वो किस चीज़ के बने हैं. तो वेस्ट मटेरियल से लोग अपना घर बना लिया करते थे. तो एक ही घर पक्का था, बाकी सारे घर ऐसे ही कच्चे थे. इसके आगे अब हमारे मेन कैरेक्टर मुनि का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि मुनि का घर इन सारे घरों में से चौथी गली में लास्ट पड़ता था, और उसके घर के आगे मैदान खुले हुए थे, मैदान निकलते थे. इन इस प्रॉस्पेरस डेज, यानी जब मुनि के दिन अच्छे चल रहे थे,
तब उसके पास 40 शीप एंड गोट्स थे। एंड सैलिड फोर्थ, सैलिड कहते हैं घर से निकलना किसी मकसद के तहत, जॉब के लिए या किसी काम के लिए। तो वो इन 40 शीप एंड गोट्स को लेके हर सुबह निकलता था। ड्राइविंग द फ्लॉक, फ्लॉक कहा जा रहा है झुंड को, पूरे शीप एंड गोट्स के। और ड्राइव मतलब उनको आगे हकाता था, चलाता था, राइट। और कहाँ पे जाता था? टू द हाईवे अ कपल ऑफ माइल्स अवे, कुछ माइल्स दूर हाईवे पड़ता था, वहां पे उन अपने फ्लॉक को ले जाता था। और वहां जाकर वो एक पेडेस्टल कहते हैं, बेस और सपोर्ट, जिस पर एक स्टैचू टिका रहता है। तो वहां पे एक क्ले स्टैचू था जिसके बेस पर वो बैठ जाता था। कौन? मुनि। जब उसके जो ये कैटल थे यानी गोट्स एंड शीप थे, ये घास खाया करते थे, ग्रेस मतलब घास खाना, ये जब चरा करते थे तो ये उस वक्त उस क्ले स्टैचू के पेडेस्टल पर बैठ जाता था। He carried a crook at the end of bamboo pole and snapped foliage from the avenue trees to feed his flock. क्रूक कहते हैं शेफर्ड के टूल को, राइट, जो वो अपने फ्लॉक को, अपने झुंड को, जो जानवर वो चरा रहा है उसको ड्राइव करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मुनि अपने क्रूक के हेल्प से क्या करता था? बैम्बो पुल को डिस्टर्ब करता था। उस बैम्बो पुल पर उस क्रूक को रखता था और उस बैम्बो पुल के आसपास जो भी पत्तियां लगी होती थी, राइट। स्नैप्ड का मतलब होता है आवाज के साथ कुछ तोड़ना, तो और फॉलिएज का मतलब होता है प्लांट लीव्स। और एवेन्यू ट्रीज किसे कहते हैं? इसके लिए आपको एवेन्यू वर्ड को समझना चाहिए। एवेन्यू कहते हैं ब्रॉड रोड टिपिकली हैविंग ट्रीज एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे अक्सर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। ओके, तो उस एवेन्यू ट्रीज के आसपास जो भी फॉलिएज, जो भी प्लांट लीव्स होती थी, उनको स्नैप करता था, यानी ब्रेक तोड़ता था, ठीक। और जब तोड़ता था उससे आवाज आती थी। और किसकी हेल्प से वो ये काम करता था? अपने क्रूक से करता था, जो उसके पास टूल रहता था अपने फ्लॉक को ड्राइव करने के लिए। और ऐसा वो क्यों करता था? ताकि जो पत्तियां नीचे गिरे और वो पत्तियां अपने वो फ्लॉक को, यानी अपने शीप एंड गोट्स को वो खिला सके। And also gathered faggots and dry sticks, bundled them and carried them home for fuel at the sunset. और इसके अलावा वो क्या गैदर करता था? गैदर मतलब इकट्ठा करना। वो क्या इकट्ठा करता था? फैगट्स, फैगट्स कहते हैं इस स्टिक्स को, बंडल ऑफ स्टिक्स को। और ये क्यों वो स्टिक्स को इकट्ठा करता था? ताकि घर जाके उसको फ्यूल के तौर पर यूज कर सके। उसके वाइफ को खाना बनाना होता था तो ये लकड़ियां उसके फ्यूल के तरीके से काम आ सके, तो ये सब वो घर ले जाता था। Moving to the next paragraph, his wife lit the domestic fire at dawn. Dawn कहते हैं दिन के निकलने को, डे ब्रेक से पहले, यानी सूरज निकलने से पहले जो थोड़ा थोड़ा रोशनी, थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता है, उसे कहते हैं dawn। तो इस वक्त डे ब्रेक के टाइम उसकी वाइफ क्या करती थी? जलाती थी आग, जो लकड़ी वो लाता था उसी की हेल्प से वो आग जलाती थी, और एक मिट्टी के बर्तन में पानी गर्म करती थी। और उस गर्म पानी में इसके बाद वो हैंडफुल मतलब एक मुट्ठी भर मिलेट फ्लावर, बाजरे का आटा लेती थी और डाल देती थी, उसमें कुछ नमक मिक्स करती थी, और इस तरीके से अपने हस्बैंड मुनि के लिए दिन का फर्स्ट नरिशमेंट यानी फर्स्ट ब्रेकफास्ट बनाती थी और उसको देती थी। When he started out, started out का मतलब होता है जॉब के लिए निकलना, बाहर कदम रखना। जब मुनि बाहर निकलता था तो she would put in his hand a packed lunch, वो एक लंच पैक करके देती थी। और इस लंच पैक में क्या होता था? एक बार फिर से वही मिलेट यानी वही बाजरे के आटे से छोटी सी बॉल बनाती थी, जिसको मुनि मिड डे यानी दिन होने पर खाता था एक कच्ची प्याज से। और यहाँ पे ईट वर्ड ना देके स्वेलो दिया गया है। स्वेलो का मतलब होता है निगलना। तो यहाँ पे आर के नारायण गरीबी को दिखाना चाह रहे कि कितना बेचारा मजबूर था, बार बार आप वही बाजरे की रोटी कैसे खा सकते हो। तो बस वो किसी तरीके से मिड डे होने पर निगलता था चीजें। Moving to the next paragraph, his fortunes had declined gradually unnoticed. Unnoticed मतलब मुन्नी को नोटिस ही नहीं हुआ, मुन्नी को पता ही नहीं चला कि कैसे उसका जो लक था वो धीरे धीरे खराब होता चला गया। 40 शीप और गोट के झुंड से, जिसको वो एक पेन में रात में बांधा करता था। यहाँ पे पेन का मतलब कलम नहीं है, पेन का मतलब है स्मॉल एनक्लोजर फॉर द एनिमल्स, जहाँ पे एनिमल्स को बंद किया जाता है, बाड़ा कह सकते हैं। रात में उस पेन में अपने 40 शीप एंड गोट्स के झुंड को वो बंद वहां करता था। उसका यही स्टॉक अब सिर्फ 2 गोट्स रह गया था, विच वर टेदर्ड, टेदर्ड कहते हैं टाइड, जिसको अब वो बांध देता था टू द ट्रंक ऑफ ए ड्रमस्टिक ट्री, ड्रमस्टिक ट्री के ट्रंक में। ट्रंक आपको पता होगा। और वो ड्रमस्टिक ट्री कहाँ था? उसके
घर, उसका जो हट था, उसकी जो झोपड़ी थी, उसके जस्ट सामने एक ड्रम स्टिक ट्री था। ड्रम स्टिक क्या होता है? एक तरीके की वेजिटेबल होती है। एंड फ्रॉम विच, और इसी पेड़ से अक्सर मुनि उस पेड़ को हिलाकर ड्रम स्टिक्स को तोड़ा करता था। अभी इसी सुबह वो 6 ड्रम स्टिक्स तोड़ के लेके आया था और इस तरीके से वो साथ में लाया था विद अ सेंस ऑफ ट्रायम्फ। ट्रायम्फ कहते हैं जीत, जैसे उसने कोई जीत हासिल कर ली हो। ऑल्दो नो वन कुड से प्रिसाइसली, प्रिसाइसली मीन्स एग्जैक्टली, हालांकि कोई भी एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता था कि ये पेड़ किसका था, ड्रमस्टिक ट्री। ये मुनि का इसलिए था शायद क्योंकि ये इसकी छाँव में रहता था, यानी इसके घर के सामने था, तो इसी वजह से इसको अपना पेड़ समझ के अक्सर उस पेड़ से वो ड्रम स्टिक्स तोड़ लिया करता था। जब उसकी वाइफ ने देखा कि ये ड्रम स्टिक्स लेके आया है तो उसकी वाइफ ने मुनि से बोला कि इफ़ यू वर कंटेंट विद द ड्रम स्टिक लीव्स अलोन आई कुड बॉयल एंड सॉल्व सम फॉर यू। दिस इज कंडीशनल सेंटेंस, यहाँ पे यू के साथ वर आ रहा है, फिर उसके बाद कुड आ रहा है। तो वो कहना ये चाह रही है उसकी वाइफ कि अगर तुम ड्रम स्टिक की जो ये लीव्स हैं ये अकेले खा सकते हो, मतलब इसके साथ तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए, तो मैं तुम्हारे लिए बॉईल कर दूं, नमक छिड़क दूं और तुम्हें दे दूं खाने के लिए, बोलो अगर सच चाहते हो तो। ये सुनकर मुनि खिसिया जाता है, कहता है ओह आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग दोस लीव्स, मैं थक चुका हूँ सिर्फ यही लीव्स चबाते चबाते। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं इस ड्रम स्टिक को सॉस से खाऊं, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। ये सुनकर मुनि की वाइफ भड़क जाती है, कहती तुम्हारे जौ में 4 दांत रह गए, मुंह में 4 दांत रह गए और तुम्हारी इच्छा देखो बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए है। और आगे वो हड़का के कहती है मुनि को, ठीक है गेट द स्टफ फॉर द सॉस, लाओ चटनी चाहिए ना तुम्हें, चटनी का सामान लेके आओ, मैं तुम्हारे लिए तैयार कर दूंगी। और वैसे भी क्या पता अगले साल तुम जिंदा ही ना रहो ये सब चीज़ें मांगने के लिए। यहाँ पे टोंट मार रही है मुनि को, क्योंकि मुनि बूढ़ा होता जा रहा है, उसके पास 2 गोट्स बची हैं और ज़्यादा वो कमा भी नहीं सकता है, तो टोंट मार रही है उसकी बीवी उसको कि अगले साल तक तुम मर ही जाओगे, तो कहाँ तुम ये सब चीज़ें मांगोगे मुझसे। लेकिन इससे पहले कि तुम मर जाओ अगले साल, अभी फ़िलहाल मुझे स्टफ़ इतना सारा सामान ला के दो। फिर वो गिनवाने लगती है क्या क्या सामान मंगाना है, राइस मिलेट लेके आओ, और अगर तुम ये सब मुझे ला दोगे तो मैं तुम्हारी जो अनहोली क्रेविंग है, यानी तुम बहुत खाना चाह रहे हो इस उम्र में भी, जब तुम्हारे मुंह में 4 दांत रह गए हैं, इसको मैं पूरा कर दूंगी, तुम सामान लेके आओ पहले। और आगे मुनि की वाइफ उसको कहती है कि स्टोर एम्प्टी, मतलब घर में कुछ भी नहीं है, दाल चिली करी लीव्स मस्टर्ड कोरिएंडर जिंजली ऑयल जिसको हम लोग तिल का ऑयल कहते हैं, अनवन लार्ज पोटैटो, कुछ भी नहीं घर में, इतनी सारी चीज़ें चाहिए, जाके लेके आओ, गो आउट एंड गेट ऑल दिस। ही रिपीटेड द लिस्ट, यानी मुनि ने भी अपने वाइफ के साथ साथ वो सारी चीज़ें रिपीट करी जो वो लिस्ट के तौर पर उसको बताई जा रही थी, ताकि वो कुछ भूल ना जाए लाना। और ये कहकर वो तीसरी गली में दुकान पड़ती थी वहाँ के लिए निकल जाता है। मुनि sat patiently on an upturned packing case below the platform of the shop. पैकिंग केस कहते हैं, दुकानदार अपना सामान इधर से उधर लाने के लिए कुछ बॉक्सेस यूज़ करते हैं, इसको आराम से बंद किया जाता है। तो वो पैकिंग केस प्लेटफॉर्म जो शॉप का था उसके नीचे रखे रहते थे, तो उल्टा करके वहाँ पे वो बॉक्स रखा हुआ था, उसी पर जाके मुनि आराम से बैठ जाता है। लेकिन उसके बैठने के बावजूद शॉपमैन यानी शॉपकीपर था, वो कोई ध्यान नहीं देता है मुनि पर। मुनि केप्ट क्लियरिंग हिज थ्रोट, यानी मुनि खराश करता है गले में ताकि शॉपकीपर उसको ध्यान दे, खांसता है, छींकता है, सारी चीज़ें करके देखता है, और वो ऐसा जब तक करता रहता है अनटिल द शॉपमैन कुड नॉट स्टैंड इट। कुड नॉट स्टैंड इट मतलब कुड नॉट बियर इट, टॉलरेट इट। और जब तक वो ऐसा करता रहता है, खांसता छींकता रहता है, जब तक शॉपकीपर इसको बर्दाश्त ना कर पाए। और आखिरकार वाकई शॉपकीपर से बोल देता है, व्हाट एल्स यू, क्या परेशानी है तुम्हें, यू विल फ्लाई ऑफ दैट सीट इनटू द गटर इफ यू स्नीज सो हार्ड यंग मैन। ए यंग मैन कहता है उसको, क्योंकि इस शॉपकीपर का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था, राइट। तो उसको कहता है यंग मैन इतनी जोर से छींकोगे तो जाके गटर में गिरोगे। मुनि लाफ्ड इनऑर्डिनेटली, इनऑर्डिनेटली मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, एक्सेसिवली, राइट। मुनि ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, बहुत देर तक हंसता रहता है ताकि वो शॉपकीपर को प्लीज़ कर पाए, खुश कर पाए, ओके, एट बीइंग कॉल्ड यंग मैन, क्योंकि शॉपकीपर ने उसको यंग मैन बोला था, तो यंग मैन सुनने की वजह से वो बहुत देर तक हंसता रहता है, राइट। दिस कम्प्लीटली वन द शॉपमैन ओवर, ही लाइक्ड हिज सेंस ऑफ ह्यूमर टू बी अप्रिशिएटेड। और इस तरीके से हंसकर अक्सर इस शॉपकीपर का ये मन जीत लेता था, कौन, मुनि, क्योंकि ही, यहाँ पे ही रेफर्स टू शॉपकीपर, क्योंकि शॉपकीपर को अच्छा लगता था कि कोई उसके सेंस ऑफ ह्यूमर को अप्रिशिएट करे।
By thus humoring the shopman, Muni could always ask for 1 or 2 items of food, promising repayment later. और इसी हंसी तफरी के साथ साथ उस शॉपकीपर से मुनी कई बार कई आइटम्स ऑफ फूड खरीद लेता था और उसको कह देता था कि मैं इसका पेमेंट बाद में करूँगा, यानी उधार पे काफ़ी चीज़ें ले लेता था इसी हंसी मजाक में। सम डेज द शॉपमैन वॉज इन अ गुड मूड, कभी कभी शॉपमैन का मूड अच्छा होता था तो वो सामान दे दिया करता था। एंड समटाइम्स ही वुड लूज हिज टेम्पर सडनली एंड बार्क एट मुनी फॉर डेयरिंग टू आस्क फॉर क्रेडिट। और कभी कभी ही रेफर्स टू द शॉपकीपर, उस शॉपकीपर का टेम्पर लूज हो जाता था, यानी वो आपे से बाहर हो जाता था और वो बाक मतलब चिल्लाने लगता था मुनी पर कि वो उससे उधार लेने आया है। अब शॉपमैन मुनी को टॉन्ट मारता है और कहता है, इफ यू कुड फाइंड 5 rupees in a quarter you will have paid off an ancient debt. How much have you got now? अगर तुम्हारे पास 5 रुपये 25 पैसे हो गए होते तो तुम मेरा बकाया कर्जा तो चुका चुके होते। अभी तुम कुछ लेके आए हो, कुछ पेमेंट दोगे मुझे कि नहीं? तो ये बहुत पहले की कहानी है जहाँ 1 रुपये की जो वैल्यू होती थी बहुत ज़्यादा होती थी। तो 5 रुपये 25 पैसे उधार पहले से ही था मुनी का इस शॉपकीपर पर। तो शॉपकीपर के ऐसे पूछने पर मुनी जवाब देता है कि मैं तुम्हें अगले मंथ की 1 तारीख को सारा पे कर दूंगा जो भी मेरा कर्जा है। ये सुनकर शॉपकीपर और भड़क उठता है और कहता है, एज ऑलवेज, हाँ हमेशा की तरह, और इस बार तुम किसे लूटने वाले हो, यानी कहाँ से चोरी करके मुझे पैसे दोगे ये तो बताओ। उसके ऐसे कहने पर मुनी फेल्ट कॉट, मुनी को बहुत एम्बैरेसमेंट फील होता है एंड मम्बल्ड, और वो धीरे से बोलता है, मेरी डॉटर ने मुझे खत भेजा है कि वो बहुत ही जल्दी मुझे पैसे भेजेगी। ये सुनकर वो शॉपकीपर और ज़्यादा मजाक उड़ाने लगता है। स्नेयर्ड द शॉपमैन, स्नेयर्ड कहते हैं मॉक्ड। अगेन वो मुनी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, बेटी है तुम्हारी और वो तुम्हें पैसे भेजेगी? फॉर व्हाट पर्पस मे आई नो, क्या मैं पता कर सकता हूँ कि वो तुम्हें पैसे क्यों भेजेगी? तो यहाँ पे मैं बता दूँ उसकी कोई बेटी नहीं है, झूठ बोल रहा है ताकि इसको सामान मिल पाए। फिर मुनी कहता है, बर्थडे आ रहा है ना मेरा, 50वां बर्थडे आ रहा है। तो इसके बाद शॉपकीपर कहता है, अच्छा हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल के हो? मुनी फिर से रिपीट करता है उसी 50 को, लेकिन वो खुद श्योर नहीं था, उसकी आवाज़ से साफ पता चल रहा था। जवाब देता है वो, 50 साल का हूँ। ही ऑलवेज कैलकुलेटेड हिज एज, ही रेफर्स टू मुनी। यहाँ बताया जा रहा है कि मुनी अपनी एज कैसे कैलकुलेट करता था। एक टाइम फेमीन सूखा पड़ा था और उस ग्रेट फेमीन के टाइम बहुत जब सूखा पड़ा था तब वो विलेज वेल का जो पैरापेट होता है, पैरापेट आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ऊपर का जो प्रोटेक्टिव वॉल होती है कुएं की, वो उस तक उसकी हाइट थी। तो वो तब से अपने ईयर को वो काउंट करता है, राइट। बट हु कुड कैलकुलेट सच थिंग्स एक्यूरेटली नाउ डेज विद सो मैनी फेमीन्स अकरिंग। अब ये जो लाइन है ना, हु कुड कैलकुलेट, ये आसपास जो और कस्टमर्स खड़े हैं शॉप में वो बोल रहे हैं, अच्छा इतनी सारे सूखे आके निकल के चले गए, कौन कैलकुलेट करता है इन फैमिन्स के जरिए से? आजकल एक्यूरेट एज तो निकाल ही नहीं सकते हैं हम फैमिन्स के जरिए। द शॉपमैन फेल्ट एनकरेज्ड व्हेन अदर कस्टमर्स स्टूड अराउंड टू वॉच एंड कमेंट। उस शॉपकीपर को और सपोर्ट फील होता था जब दूसरे कस्टमर्स उसका साथ देते थे और कमेंट करते थे मुनी के ऊपर। फिर आगे वो शॉपकीपर मुनी से कहता है, मोर लाइकली यू आर 70, मुझे तो लगता है तुम 70 साल के हो चुके हो। यू ऑल्सो फॉरगेट, और तुम ये भी भूल गए कि अभी 5 हफ्ते पहले ही तो तुमने बताया था मुझे कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, जब तुम यहाँ कैस्टर ऑयल खरीदने आए थे अपने होली बात के लिए। कैस्टर ऑयल एक कैस्टर बीन्स होती हैं, वेजिटेबल्स, ओके, उससे निकलता है। तो कह रहा है कि अभी तुम कैस्टर ऑयल लेने आए थे 5 हफ्ते पहले, तब भी तुमने यही कहा था कि तुम्हारा 50वां बर्थडे है। एट दिस मुनी अनऑब्ट्रूसिवली रोज एंड मूव्ड ऑफ। अनऑब्ट्रूसिवली मीन्स अननोटिसेबली। तो अभी तक पैकिंग केस पर वो बैठा हुआ था, लेकिन अब इस बात को सुनने के बाद दूसरों से नज़र बचाते हुए वो वहाँ से उठ जाता है और वहाँ से चल देता है। घर आकर वो अपने वाइफ को बताता है दैट स्काउंडल, स्काउंडल मतलब दुष्ट इंसान, किसको बोल रहा है वो? शॉपकीपर को, कि वो दुष्ट शॉपकीपर मुझे आज कुछ नहीं देने वाला है, तो तुम बाहर जाओ, अपनी वाइफ से कह रहा है बाहर जाओ और इन ड्रमस्टिक्स को बेच दो और देखो कितने पैसे हाथ आते हैं। और ऐसा कहकर वो अपने आप को नीचे लिटा देता है। फ्लंग का मतलब वैसे तो होता है थ्रू, तो वो अपने आप को कॉर्नर में जो उसका घर था एक किनारे अपने आप को लिटा देता है, ओके। टू रिकूप फ्रॉम द फटीक, रिकूप कहते हैं रीगेन और फटीक कहते हैं टायर्डनेस। अभी वहाँ इतनी देर बैठ के आया है, चल के आया है तो थक गया है, तो अपनी थकान मिटाने के लिए वो एक कोने में लेट जाता है। जैसे ही लेटता है उसकी वाइफ फिर उसको टॉन्ट मारने लगती है, तुम्हें आज कोई सॉस वॉस नहीं मिल रही है, ना ही कुछ और मिल रहा है,
मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए आज कुछ नहीं है, भूखे रहो शाम तक, तुम्हारे लिए भला इसी में है। टेक द गोट्स एंड बी गॉन नाउ, अपनी बकरियां पकड़ो और यहाँ से निकलो। शी क्राइड एंड एडेड, और साथ साथ उसने ये भी चिल्ला के बोला, डोंट कम बैक बिफोर द सन इज डाउन, और जब तक शाम नहीं हो जाती घर मत लौटना। He knew that if he obeyed her, she would somehow conjure up some food for him in the evening. मुनि जानता था, मुनि को पता था कि अगर अभी उसने अपने वाइफ को मान लिया, उसका कहना मान लिया, तो शाम तक कंजर अप मतलब होता है अरेंज करना, मैनेज करना, शाम तक कुछ ना कुछ तो वो खाने का बंदोबस्त कर ही लेगी। कौन? उसकी वाइफ। ये बात मुनि को पता थी। ओनली ही मस्ट बी केयरफुल नॉट टू आर्ग्यू एंड इरिटेट हर। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब मुनि फिलहाल अपने वाइफ को ना इरिटेट करे और ना ही उससे कोई बहस करे, चुपचाप यहाँ से निकल जाए। Her temper was undependable in the morning but improved by evening time. Undependable मतलब होता है नॉट ट्रस्टवर्दी, यानी उसकी वाइफ का गुस्सा ऐसा था कि मॉर्निंग में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यानी मॉर्निंग में जैसा लगता है कि वो बहुत ही जालिम है, कह रही है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से, लेकिन यही गुस्सा उसका शाम तक ठंडा हो जाता था। She was sure to go out and work green corn in the big house. वो क्या करती थी? वो बाहर निकलती थी और बिग हाउस, यानी जो बिग हाउस मैंने अभी पीछे बताया था, जो ब्रिक एंड सीमेंट से बना था, वहाँ जाके अनाज पीसती थी, स्वीप और स्क्रब झाड़ू पोछा करती थी कहीं और इतना तो वो कमा लेती थी कि शाम तक फूड स्टफ वो अरेंज कर ले और एक डिनर तैयार रखे मुनि के लिए शाम तक। तो बस अब मुनि को अपने वाइफ के ऑर्डर्स फॉलो करने थे। अनलीशिंग द गोट्स फ्रॉम द ड्रमस्टिक ट्री, अनलीशिंग मतलब रिलीजिंग। ड्रमस्टिक ट्री में अभी तक जो गोट्स बंधी हुई थी वो वहाँ से उनको रिलीज करता है, उनकी रस्सी खोलता है। मुनि स्टार्टेड आउट, अब वो घर से निकलता है। ड्राइविंग देम अहेड, उन बकरियों को आगे बढ़ाते हुए, एंड अटरिंग वियर्ड क्राइज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन ऑर्डर टू अर्ज देम ऑन, और कुछ वियर्ड बहुत अजीब अजीब से आवाज़ें निकालता है अपने इन गोट्स को हकाने के लिए। और वो गांव से जब गुजर रहा था पूरे रास्ते वो अपने हेड को बाउड झुकाए रहता है और ख्यालों में रहता है। वो किसी तरफ देखना भी नहीं चाहता था ऊपर उठा के, और भी अकॉस्टेड, और ना ही चाहता था कि कोई उससे बात करे। अकॉस्टेड मतलब स्पोकन टू। अ कपल ऑफ क्रोनीज, क्रोनीज कहते हैं लंगोटिया यार, क्लोज फ्रेंड्स। यहाँ तक उसके जो कुछ क्लोज फ्रेंड्स थे, लाउंजिंग इन द टेम्पल कॉर्नर, लाउंजिंग कहते हैं बहुत आराम से बैठना, रिलैक्स होकर। उसके कुछ लंगोटिया यार टेम्पल कॉरिडोर पे आराम से बैठे हुए थे। हेल्ड हिम, उसको बुलाना चाहा, आवाज़ दी मुनि को कि आओ तुम भी बैठो साथ में आके, बट ही इग्नोर्ड देयर कॉल, लेकिन उसने अपने सारे क्रोनीज की कॉल को इग्नोर कर दिया और सर झुकाते हुए आगे चलता चला गया। तो मुनि किन ख्यालों में आगे बढ़ता जा रहा है, आगे पैराग्राफ में बताया जा रहा है। द शॉप मैन हैड सेड दैट ही वॉज 70। शॉप मैन ने उसको बताया था कि मुनि 70 ईयर्स का हो चुका है। अब वो अपने दिमाग में ये लेके आ रहा था कि भाई 70 ईयर्स के जब इंसान हो जाता है तो फिर बस भगवान का बुलावा आना रह जाता है, यानी वो मरने वाला होता है। और अगर जब वो मर जाएगा, व्हाट वुड हिज वाइफ डू, उसकी वाइफ क्या करेगी। अपने वाइफ के बारे में सोचने लगता है कि दोनों ने ज़िंदगी गुजारी है साथ साथ, और तब से जब से वो बच्चे थे। ही हैड बीन टोल्ड, मुनि को बताया गया था उसकी शादी वाले दिन कि वो 10 साल का था, यानी 10 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी और उसकी वाइफ उससे 2 साल छोटी थी, 8 ईयर्स की थी। फिर आगे आर्किनाइड हमें बता रहे हैं प्रोजेनी नन, कोई बच्चे नहीं थे। तो आगे वो ये ख्याल भी ला रहा है दिमाग में, परहैप्स अ लार्ज प्रोजेनी वुड हैव ब्रॉट हिम द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड्स। अब उन्हें ये भी ख्याल दिमाग में ला रहा है कि शायद अगर उसके कई सारे बच्चे होते तो उन बच्चों के ज़रिए गॉड्स की ब्लेसिंग उसके पास आती। पिछले ज़माने में लोग यही सोचते थे कि बच्चे भगवान के देन होते, राइट। तो अभी तक वो अपने सर नीचे झुकाए हुए था। ओनली ऑन द आउटस्कर्ट्स डी लेफ्ट हिज हेड एंड लुक अप। आउटस्कर्ट्स मतलब आउटर पार्ट्स ऑफ टाउन। जब वो काफ़ी बाहर निकल आया अपने टाउन से, कस्बे से, अपने गांव से दूर आ गया, तब जाके उसने अपना सर उठाया और ऊपर की ओर देखा। He urged and bullied the goats until they meandered along to the foot of the horse statue on the edge of the village. ऊपर से उठाने के बाद अभी भी वो अपने गोट्स को क्या कर रहा था, अर्ज एंड बुलीड। बुलीड कहते हैं वैसे तो टॉर्मेंटर, डराना धमकाना, लेकिन यहाँ पे अर्ज एंड बुलीड का मतलब यही कि वो अपने गोट्स को हका रहा था, उनको एक डायरेक्शन में कर रहा था। और वो तब तक अर्ज एंड बुलीड करता रहा अंटिल दे meandered, जब तक वो दोनों गोट्स किस डायरेक्शन में नहीं आ गई, जो हॉर्स स्टेचू वहाँ पे था उसके पास, राइट। ही सैट ऑन इट्स पेडेस्टल फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अक्सर वो इसी पेडेस्टल पर पूरा दिन बैठा रहता था
यहाँ पे बैठने का एडवांटेज फ़ायदा ये था कि यहाँ से उसको पूरा हाईवे नज़र आता था और लॉरीज कहते हैं मोटर व्हीकल्स को, तो मोटर व्हीकल्स वगैरह भी वहाँ से वो देखता था। बसेस वहाँ से पास होती थी उन पहाड़ियों से। इन सब चीज़ों को, इन सब सीन्स को देखकर वो ये महसूस करता था कि वो भी इस बड़े से वर्ल्ड का हिस्सा है। यानी खुश होता था वो इन सब सीन्स को देखकर, बसेस को, व्हीकल्स को, राइट। तो उस पेडेस्टल पर बैठने का उसको ये फ़ायदा मिलता था। द पेडेस्टल ऑफ द स्टेचू वॉज ब्रॉड इनफ फॉर हिम टू मूव अराउंड एज द सन ट्रेवल्ड अप एंड वेस्टवर्ड। उस स्टैचू का पेडेस्टल जो बेस था वो काफ़ी चौड़ा था कि वो आराम से वहाँ बैठ जाता था। उसकी छाँव अच्छी खासी आती थी, तो अपने को एडजस्ट करता रहता जैसे जैसे सन ऊपर आ रहा होता था। यानी अगर सन इस डायरेक्शन में है तो जहाँ छाँव आ रही है वहाँ बैठ जाता था और अपने को इस तरीके से पूरे दिन एडजस्ट कर लेता था। और कब तक ऐसा करता था? जब तक वेस्टवर्ड, जब तक सूरज वेस्ट में सेट नहीं हो जाता। और ही कुड ऑल्सो क्राउच अंडर द बेली ऑफ द हॉर्स फॉर शेड। क्राउच कहते हैं सिटिंग पोजीशन को, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरीके से बैठने को क्राउच कहते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो मुनि है छाई के लिए उस हॉर्स की बेली, यानी जो उसका पेट था उस हॉर्स का, काफ़ी बड़ा हॉर्स था वो, उसके बेली के नीचे जो छाव होती थी, शेडो होती थी, वहाँ बैठकर वो रेस्ट भी कर लिया करता था। आप सभी को पता है चैप्टर बहुत लेंदी है, ऑलमोस्ट 26 मिनट्स हो गए हैं। मैं इसको ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना चाहती हूँ। अगर आप बाकी लोगों का एक्सप्लेनेशन, जिसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं क्योंकि 2-2 साल पहले उन लोगों ने बनाई है, अगर आप देखोगे तो इतने से टाइम में बहुत ही कम एक्सप्लेन किया मैंने, तब भी बहुत सारा कंटेंट इस चैप्टर का कवर कर लिया है इतने मिनट्स में। पार्ट 2 में मैं काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करूँगी उसके आगे। टिल आई कम विद माई नेक्स्ट वीडियो, कीप लविंग माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।